नमस्कार दोस्तों, आदिश्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के साहित्यिक विचार विमर्श के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन अध्ययन केंद्र रामानुजन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्विसाप्ताहिक अंतर विषयक संकाय संवर्धन कार्यक्रम में भाग लिया तथा राष्ट्रवाद की समकालीन अवधारणा एवं मैथिली शरण गुप्त विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसके कुछ अंश। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावनी व भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्रवादी कवियों में जिन्होंने संपूर्ण देश के हर्ष विषाद आशा आकांक्षाओं को वाणी दी है, मैथिली शरण गुप्त का स्थान सर्वोपरि है। वैष्णव धर्म में अविचल आस्था होते हुए भी उन्होंने भगवान बुद्ध और सिख गुरुओं का स्तमन किया है। संस्कारी हिंदू होने के साथ ही इस्लाम धर्म के प्राण वीरों का जसोगान भी किया है। आत्मावादी मूल्यों में अतर्क आस्था रखते हुए भी मार्क्स की साम्यवादी भावना के प्रति आदर एवं सद्भाव व्यक्त किया है। आर्य संस्कृति के उद्गाता होते हुए भी वे वर्तमान के प्रवक्ता और भविष्य के दृष्टा थे। भारतीय इतिहास के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर उनकी दृष्टि रही है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष उनके काव्य के विषय बने हैं, जैसे सांप्रदायिकता एवं जाति भेद के विषाप, हरिजन समस्या, नारी की महत्व प्रतिष्ठा, किसान समस्या, नैतिक पतन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, ग्राम्य जीवन का चित्रण आदि। कहने का अभिप्राय यह है कि गुप्त जी का काव्य एक महान राष्ट्र की इतिहास व्यापी जातीय जीवन को समग्रता के साथ प्रस्तुत करता है। देश और काल में जीवन का ऐसा विस्तार और वैविध्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के कम ही कभी प्रस्तुत कर पाए हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया एवं संपूर्ण साहित्य जगत उनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाता है। गुप्त जी का मानना है कि राष्ट्र है, देश है तो हम हैं, राष्ट्र या देश नहीं तो हम भी नहीं। अतएव लोगों में उत्पन्न राष्ट्रवाद की भावना उस देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता तथा व्यापकता में ही देश की प्रगति एवं समृद्धि निहित होती है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त एवं प्रभावशाली है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी ही अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना है, वह देश उतना ही प्राणवंत एवं खुशहाल है। इसके विपरीत राजसत्ता का लोभ और मोह, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, वैमनस्व की ज्वाला में जलता हुआ देश मरणोन्मुख होता है। वह फूटे जल पात्र की तरह रीतता है और अंततः अपना अस्तित्व ही खो देता है। वस्तुतः राष्ट्रवाद की आधारशिला पर ही राष्ट्र की समृद्धि, प्रगति एवं क्षमता की अटटालिका खड़ी होती है। गुप्त जी ने सदा अपने को वर्तमान से जोड़े रखा। उनका कालबोध इतना प्रबल था कि एक तरफ जहां वे भारत भारती जैसा पुनरुत्थानवादी काव्य जो राष्ट्रीय गौरव चेतना से समन्वित था की रचना की, वहीं दूसरी तरफ साकेत जैसा आधुनिक भावबोध से समृद्ध महाकाव्य भी लिखा। उनके राम तुलसी के राम से भिन्न हैं, जो संपूर्ण धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी एक तरफ राष्ट्र की अवनति और दुर्दशा के कारणों की पहचान करते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता को उन कारणों को दूर करने का उद्योग करने को प्रेरित भी करते हैं। गुप्त जी की केकई, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि नारी पात्रों के प्रति लिखी गई तत्कालीन दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावी व प्रगतिशील कविताएं आज भी हमारे समाज का पथ प्रदर्शन करती है। दलित विमर्श से संबंधित गुप्त जी की मानवतावादी कविताएं आज के दलित और नारी विमर्श को आलोकित करने में भी सक्षम है। आज देश में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया
और ऐसा महसूस किया गया है कि मातृभाषा में बच्चों में लिखने, पढ़ने, सीखने, समझने की क्षमता अधिक तेजी से विकसित होती है। इसकी चिंता गुप्त जी 100 साल पहले ही कर चुके हैं। उनका मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास मातृभाषा में ही हो सकती है। वे मातृभाषा को कभी न छोड़ने की बात करते हुए कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए पर मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। आज किसान की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर आत्महत्याएं कर रहा है, चौक चौराहों पर आंदोलन कर रहा है। गुप्त जी का मानना है कि भारत तभी समृद्ध होगा जब देश का किसान खुशहाल होगा, क्योंकि भारत गांवों की भूमि है और किसान देश की आत्मा है। इसलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है, क्योंकि वह सारे संसार के लिए अन्न उपजाता है। गुप्त जी किसानों की तप और परिश्रम को किसान शीर्षक कविता में उठाते हुए कहते हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वर्ज वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किसी लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। ये भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर जागते हैं, यह लाभ कैसा न जिसका मोह अब भी त्यागते हैं। आज स्वाधीन भारत के सम्मुख राष्ट्रवाद की अनेक समस्याएं अपनी समस्त विकरालता के साथ मुंह बाए खड़ी है। इसने मायाविनी दानों की तरह अपने को एक साथ अनेक रूपों में प्रकट किया है। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, आर्थिक विषमता, नस्लवाद, सामाजिक शोषण, जातीयता एवं संकुचित राजनीति इसके रूप हैं, जिनकी उपस्थिति ने देश के भीतर विष फैला दिया है। लगता है राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ऐसे में गुप्त जी ने अपने अतीत को याद करने की बात करते हुए कहते हैं, जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान कहाँ। गुप्त जी का मानना है कि मनुष्य ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है मनुष्यत्व, इसके अभाव में वह मनुष्य नहीं रह सकता। यही मनुष्यत्व मनुष्य के व्यक्तित्व से संपृक्त होकर उसे देवत्व की ओर अग्रेसित करती है। मानव में देवत्व की उपलब्धि उसे महामानव की कोटि में पहुंचा देती है। गुप्त जी ने दिवोदास में ब्रह्मा से कहलवाया है, मेरी कृति में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं। अतएव आज के वर्तमान संदर्भ में मानवता जैसे मूल्य कितना मूल्यवान है। गुप्त जी की साहित्य साधना की चरितार्थता कालजयी है। तभी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि मैथिली शरण गुप्त दीन दरिद्र भारत के विनित, विनयी और नतशीर कवि हैं। राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं। ऐसे में समकालीन राष्ट्रवाद की कसौटी पर गुप्त जी का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कविताओं को पढ़ने एवं आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि उनका संपूर्ण साहित्य संसार राष्ट्र की प्रगति, मानवता और इंसानियत के लिए समर्पित है। धन्यवाद।